जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हम बात कर रहे हैं आज के होने वाले मैच के हवाले से, जो कि मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। हमारे साथ खालिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, नवीज़ अमीर साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। अभी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है ऑन कॉल, हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, जो कि वेटरन क्रिकेटर भी हैं और ओवर 40 ग्लोबल कप में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी। इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक अहम मैच है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा और मुल्तान सुल्तान को इस रेस से आउट होने से बचने का मौका मिलेगा। आप क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और क्वेटा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मुल्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। छोटे फॉर्मेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है ना वो हमारे सामने है। किस तरीके से बेसिकली जो है ना वो ऐसी पोजीशन के अंदर क्वेटा बैठी हुई है जहां पर वो क्वालिफाई बजाय तो नजर आ रहा है। एक आध मैच हारने से रन रेट सारी चीजें का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक मजेदार मैच होना चाहिए। और अगेन बेसिकली जिस तरीके से हम हमेशा से जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि भाई PSL तो पाकिस्तानी ब्रांड, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, और दोनों तरफ से टीम पाकिस्तानी है। दोनों टीम अच्छा खेल रहे हैं और तमाशाइयों के लिए ना इंटरेस्टिंग मैच हो। ये जो वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, ये वन साइडेड मैचेस होना बंद हो। जुनैद साहब, आपने देखा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं क्वेटा और मुल्तान की बात करें, तो आप अब देख रहे हैं कि आज के जो मैच है उसमें मुल्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। देखिए, आई थिंक ओवरऑल इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अगर आज भी जो है ना वो मुल्तान अच्छा नहीं खेलता तो बेसिकली फिर तो हमको बैग अपने पैक कर जाना चाहिए। तो इनके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है और वो यही वो टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर बिगर टीम बिकम अ स्टार, और किस तरीके से वो कमबैक करती हैं और कितनी उनके अंदर पोटेंशियल है कमबैक करने का। अच्छा जुनैद साहब, आपने कहा था कि उस्मान को मौका देना चाहिए। उस्मान आ तो खैर यानी ओपनर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उस्मान आते हैं उसके बाद भी 14-15 ओवर्स का गेम होता है, लेकिन फिर भी उस्मान पिछले मैच में भी परफॉर्म कर नहीं पाए थे। जो एक्सपेक्टेशन आपको उस्मान खान से थी, आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ उस्मान ओपनर पे ही आके कोई बड़ा स्कोर करके जाएंगे, या जिस वक्त टीम को जरूरत है बाज़ दफ़ा दूसरे तीसरे ओवर में भी 1 डाउन या 2 डाउन प्लेयर आजकल आ जाता है? तो आप नहीं समझते सर फिर भी 16-17 ओवर्स का गेम बाकी होता है, मैच बाकी होता है। अगर बैटर परफॉर्म करना चाहे तो उसके पास चांसेस हैं परफॉर्म करने के लिए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉर्मल ओपनर के जो ना 1 डाउन जो ना अगेन इट्स एन आइडियल स्पॉट, बट डिपेंड ये करता है कि आपको कंडीशन किस तरीके से मिल रही है। प्लेइंग कंडीशन तो सेकेंडरी है, सबसे पहले तो टीम कंडीशन किस तरह से मिल रही है। लास्ट ईयर उस्मान जो ना सुपरस्टार थे, इस साल जो ना बड़ी एवरेज जो ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अंदर उस्मान खान की भी गलती है और साथ साथ टीम मैनेजमेंट की भी गलती है। जो आदमी जिस जगह पर परफॉर्म कर रहा था उसको वहां से हटा के आपने जो ना 1 डाउन कर दिया। पहले वो ओवरसीज खेल रहे थे तो आप उनके नखरे उठा रहे थे, आज वो पाकिस्तानी हो गए तो आपने उनको जो है ना नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया, विच इज 100% रॉन्ग। अब आप एक बंदे ने मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस अगर आप 2 साल से देखें, जिस साल वो फाइनल खेला करते थे, उसके अंदर उस्मान की बहुत बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है ना वो इनिंग्स जो है ना वो शामिल है। और फिर उसके अंदर जो ना लोग जो ना बोला करते थे कि रिजवान की कैप्टनसी है, बिल्कुल रिजवान की कैप्टनसी थी, बट साथ साथ उस्मान का भी कंट्रीब्यूशन था। अब आपने उसको उठा के 1 डाउन कर दिया, उसके ऊपर वही सेम प्रेशर जो पहले होता था। पहले वो ओवरसीज खेलता था, उसका अलग सिनेरियो था, इस दफा अलग उसका सिनेरियो है। तो आई स्टिल पर्सनली थिंक कि भाई जिस आदमी को आप जिस जगह के लिए सेलेक्ट करें या जो आदमी जिस जगह के ऊपर परफॉर्म करें, आप प्लीज उसको उसी जगह पर खिलाया करें। यही टीम के लिए बेहतर होता है और ये उस प्लेयर के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर के लिए ये कह के बाहर निकलना बहुत आसान होता है कि भाई मेरे तो 1 डाउन पोजीशन ही नहीं थी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं? क्या मुल्तान सुल्तान की जो कारकर्दगी खराब चल रही है उसकी वजह रिजवान की यानी परफॉर्मेंस या रिजवान की बुरी कप्तानी, क्या कहेंगे आप? देखिए, 100% तो दोनों चीजें, और इसके अंदर दोनों में से कोई भी एक चीज जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो दोनों के साथ रिलेटेड ही है। अगर आप
अगर आप रिजवान की कैप्टनशिप देखें तो कैप्टन जो ना ऑलवेज हैज टू क्रिएट एन एग्जांपल फ्रॉम द फ्रंट। अब रिजवान फ्रंट के ऊपर जो ना 36 बॉलों पे 37 रन बना के जा रहा है, तो वो क्या एग्जांपल जो ना वो क्रिएट करेगा? वो कहाँ जाके नीचे लोगों को बोलेगा कि भाई तुम ऐसे खेलो, तुम ऐसे खेलो। दूसरा, जब आप ओपनिंग करने के लिए आते हैं तो आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, और आप बीइंग अ कैप्टन तो आपको ये कॉन्फिडेंट होता है कि यार मुझे दूसरे तीसरे मैच में बाहर नहीं बिठाया जाएगा। आप बीइंग अ कैप्टन भी कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रहे, तो फिर आपके अंदर तो वो कैलिबर ही नहीं है, आपके अंदर तो वो क्लास ही नहीं है जो बेसिकली आपको ओपन करने के लिए हो। दूसरा, यू आर नॉट प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, यू आर नॉट प्लेइंग इन इंग्लैंड, ना आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आपका होम ग्राउंड है, आपकी होम कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है, बैटिंग पैराडाइज है। आप भी क्या जो ना जूनियर लड़के आगे 31 बॉलों पे 50 मार रहे हैं, और आप भी सीनियर जो ना 36 बॉलों पे 37 रन बना के बैठे हैं, आप बोलते हैं कि यार ओ लुक एट माय परफॉर्मेंस। और या फिर आखिर में जो ना 48 बॉलों के ऊपर आके 76 रन जो ना बना के बैठे हैं और बोलते हैं यार मेरे नंबर्स आप देख लें। ये नंबर्स जो ना हमेशा सच नहीं बोलते, और ये भी देखें कितनी बॉलें आपने जाया करके, कितने लोगों को आपने हाई रिस्क डाल के आप बेसिकली अपने नंबर जो ना अचीव कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो ना सेल्फिशनेस है, और कैप्टन को कभी भी सेल्फिश करना नहीं खेलना चाहिए, उसको हमेशा टीम के लिए खेलना चाहिए। वी आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, रोहित शर्मा को देख लें, आप रिकी पॉन्टिंग को देख लें, आप बटलर को देख लें, वो सारे हैं जो बेसिकली रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एंड वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन टू, बट दे ऑलवेज प्ले अ हाई रिस्क गेम। बट हमारे तो जो ना कैप्टन बनते नहीं है और बकरी बन जाते हैं, अल्लाह माफ करे। जिनेश साहब, हमने देखा है कि बहुत सारी टीम, जैसे कराची किंग्स की बात करें हम, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स होती हैं, तो क्या मुल्तान सुल्तान को इस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए अगर उनको अपनी टीम में कुछ प्लेयर्स लाने पड़े या कुछ चेंजिंग्स करनी पड़े, तो वो ये स्टेप ले सकते हैं इस टाइम में? देखिए, अगर किसी की कोई सक्सेस स्टोरी तैयार हो रही हो तो वो बेसिकली उसको जरूर फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 सालों से तो कराची किंग्स की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जितनी भी उठार बिठार उन्होंने किया, उनका सब उनको जो है नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आया। इस साल वो कुछ कदरे बेहतर खेल रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए कि जो बॉटम की 2 टीमें पेशावर और मुल्तान वो बुरा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा खेल रहे हैं। जैसे पिछले जमाने में कोयटा खेल रहा था, तो मतलब इन्होंने कोई ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट नहीं की अभी तक जिसको जो ना फॉलो किया जाए। मुल्तान की अपनी एक लेगेसी है, अपनी एक हिस्ट्री है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल नोज और नॉट के मुल्तान ने अपनी फुल मैनेजमेंट जो ना फायर की है, और वही मैनेजमेंट जो ना बेसिकली कराची किंग्स ने रिक्वायर की है। ये वही लोग हैं जो मुल्तान को मुल्तान बनाने में कामयाब हुए थे, और आज दे आर एक्चुअली सर्विंग इन कराची। तो वो अब मुल्तान भी स्ट्रगल कर रहा है, कराची थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक। अगर आपको किसी की एग्जांपल फॉलो करनी है, यू शुड फॉलो इन पीएसएल, यू शुड फॉलो इस्लामाबाद। अगर हम पिछले 10 एपिसोड से 10 टूर्नामेंट से देख रहे हैं, अगर कोई एक ऐसी टीम है जो ऑलमोस्ट या तो फाइनल खेल रही है, या फाइनल के काबिल है, या फाइनल क्वालिफाई कर सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो ना इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसके अलावा कोई भी टीम नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, हमारे साथ जो है वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीज़ अमीर साहब हैं, आमिर सरफराज साहब हैं, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी खालिद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जुनैद भाई, बस इतना मुझे बताइएगा कि डिस्कस हुई है टीमों के ऊपर, क्या समझते हैं कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान की और पेशावर ज़ल्मी की ये जो पोजीशन है इस पीएसएल में, इस तरह पहले पिछले जितने भी पीएसएल हैं उसमें 2-2 टीमें ऐसी थी जो बिल्कुल लो रही, उसके बाद वो फाइनल में आई, जीती, तो आप क्या समझते हैं ये ऐसा क्यों होता है? ये टीम कॉम्बिनेशन आपने बता दिया कि मुल्तान सुल्तान ने अपनी जो मैनेजमेंट फायर की, वो कराची ने लिया, उनकी परफॉर्मेंस अप हो गई, तो ये ऐसा क्यों होता है? या टीम कॉम्बिनेशन टूट जाता है, या वो लोग जो प्लेयर होते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं? जिस तरह अभी मुल्तान सुल्तान की टीम है, उसका ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बताती है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, जब भी कोई नया एडिशन शुरू होता है तो उसके अंदर हिस्ट्री जो ना सिर्फ और सिर्फ जो ना वो कंपैरिजन के लिए बनाई जाती है। आपको शुरू से दोबारा से खेलना पड़ता है, दोबारा से परफॉर्म करना पड़ता है, और हर साल जो ना ब्रांड न्यू जो ना वो ये होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑफकोर्स प्लेयर की शफ्टिंग होती है, प्लेयर इधर से उधर चले जाते हैं, फ्रेंचाइज किसी को रिटेन करता है, किसी को रिटेन नहीं कर पाता। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स है, उनकी कमिटमेंट होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो ना वो बेसिकली कहीं और चले जाते हैं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सारी चीजें ना बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाती हैं। मैनेजमेंट का काम ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट जो ना प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से ना टीम तैयार की जाए। एक दफा आपको शायद याद होगा
कि कराची में जो ना वो टूर्नामेंट हो रहा था, लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहां पर सिर्फ ये होता था जो टीम जीते वो, जो टीम टॉस जीते वो जीत जाती थी। 190 200 रन भी चेज हो जाते थे, एक जमाने में 250 रन भी चेज हुए। तो कंडीशंस को आपको जो ना वो रीड करना और उस हिसाब से टीम सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ओवरसीज भी और लोकल भी। प्लस आप जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उससे उसको उस कॉम्बिनेशन के ऊपर या उसकी जगह के ऊपर खिलाएं तो आई डोंट नो, या तो भाई उनके पास बहुत ज्यादा स्पेयर पैसे होते हैं लड़कों को बांटने के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बांटने के लिए, या फिर जो ना बेसिकली इनका बेसिक पर्पज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलना होता है। आई हैव नो आइडिया। मुझसे आप लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में सवाल पूछा था कि भाई आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर टीम ओनरशिप में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये वो तकलीफें हैं जिसकी वजह से मैं अगर सोचता भी हूँ तो नहीं भाई उससे नहीं होगा। जी नवीद जमी साहब। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? जुनैद भाई एक सवाल ही आपसे ये करना था। देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर पीएसएल के अंदर अब तक हम जो परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं स्पेशली ऑलराउंडर्स की, जिसमें पाकिस्तान के हसन अली और फ़हीम अशरफ और तीसरे इन दो की परफॉर्मेंस ज़्यादा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं कि फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस इस वक्त आई है, और वो वैसे तो पाकिस्तान से खेल रहे थे लास्ट टाइम में, इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें तो आप किसको प्रेफर करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए? ये थोड़ा सा आपसे सवाल था मेरा। देखिए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा पाकिस्तान टीम के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान टीम का करना एक तरीकेकार होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ऑलराउंडर अगर आपने मीडियम पेस ऑलराउंडर सेलेक्ट करना है तो आप ये देखेंगे वो कंडीशंस क्या है और आप कहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, यस फ़हीम अशरफ इज अ राइट चॉइस। लेकिन अगर आप यही जो ना वो श्रीलंका जा रहे हैं, इंडिया के साथ आपकी कोई खुदा ना खास्ता कोई बायोलैटरल जो ना उस टूर्नामेंट के अंदर एंट्रेंस पड़ गई है, या आप एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं, वहां पर फ़हीम अशरफ जो ना वो बेसिकली ही बिकम वेरी ऑर्डिनरी। वहां आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर की ना ज्यादा सख्त जरूरत पड़ती है। तो आप कंडीशन के हिसाब से प्लेयर्स को सेलेक्ट करें। ये प्लेयर्स आपकी सर्विसेज के लिए जो ना मौजूद होते हैं, ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, किसी को कोई फेवर नहीं। एट द एंड ऑफ द डे और रिकग्नाइजेशन इज पाकिस्तान, नॉट फ़हीम अशरफ, नॉट बाबर आजम। तो हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज बेहतर है और कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम उस प्लेयर को यूज कर सकें और उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सिर्फ और सिर्फ टीम में नाम लेकर टूर कराना, घुमाना फिराना काफी नहीं होता। ओके जी, आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जुनैद भाई मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये जो पीएसएल का स्टैंडर्ड है इसको आप क्या रेट करते हैं? क्योंकि अगर हम एक चीज़ को देखें कि आईपीएल जो अभी इस वक्त वहाँ जारी है इंडिया के अंदर, वहाँ दुनिया के टॉप नॉच 220 प्लेयर्स जो फॉरेनर्स हैं वो उनकी सरजमीन पे आके खेल रहे हैं। अगर उसमें 10-12 लोगों को ऑब्लाइज भी आप कर लें, ये कंसीडर कर लें कि उनको ऑब्लाइज किया गया है, तो अराउंड 200 के करीब प्लेयर्स जो हैं वो टॉप नॉच उनके पास मौजूद हैं और उसके बाद जो लॉट बची है वो हमारी तरफ आई है। तो जो नवेद ज़मीर साहब ने सवाल किया था कि इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो आपस में हम इस वक्त खेल रहे हैं, क्या नेशनल टीम के लिए कंसीडर करना चाहिए उनको? और स्टैंडर्ड, बेसिकली मेरा सवाल पहला वाला है कि जी आप स्टैंडर्ड को कहाँ देखते हैं आईपीएल और दूसरी लीग के हवाले से? देखिए पहली तो बात ये कि 8 एडिशन तक जो ना पीएसएल का जो स्टैंडर्ड था ना, वो दुनिया की जो ना बेहतरीन क्रिकेट का स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, इसके के बारे में नहीं बोल रहा, क्रिकेट की जो ना बेहतरीन लीग में से एक हुआ करता था। और उसकी वजह जो ना आपके फॉरेन प्लेयर्स नहीं होते थे, आपके गुड लोकल प्लेयर्स होते थे। एक जमाने में फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल खेलना इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि यहाँ पर आपके पास अच्छी बॉलिंग अटैक जो ना हुआ करता था, अच्छी फील्डिंग हुआ करती थी, अच्छी जो ना वो आपकी जो ना वो पिचेस हुआ करती थी। बट पीएसएल 9 एडिशन और दिस एडिशन इज बिकम अ वेरी ऑर्डिनरी, जहाँ के ऊपर जो ना वो आपके लोकल प्लेयर्स की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो बेसिकली एक जमाने के अंदर हुआ करती थी। अगर आपको याद हो पीएसएल 8 के अंदर शाहीन आपका और आपका बाबर आजम और आपका फिर जमान, ये सब के सब जो ना वो बहुत हाई एंड जो ना वो अपनी जो ना वो पीक में हुआ करते थे। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट परफॉर्मर एट दैट टाइम। हारिस रऊफ हो गया, अब ये सब जो ना वो ऑन्टी बन गए। इसकी वजह से आपका जो पीएसएल जो ना वो बिकम डाउन। फॉरेन प्लेयर जो ना विच ऑलवेज दैट एंटिटी, ये आएंगे जाएंगे, जहाँ इनको पैसे मिलेंगे वहां ये दे आर लाइक मशरूम्स। और वो बेसिकली वो आपके लिए नहीं खेलते, वो बेसिकली अपने लिए खेलते हैं, अपने पैसों के लिए खेलते हैं।
जैसे आप जेम्स विंस की एग्जांपल ले लें, ही क्विट इंग्लैंड क्रिकेट जस्ट टू प्ले आपका क्रिकेट। जो ना आप ये सोचना पड़ेगा कि आपके लोकल प्लेयर के ऊपर किस तरीके से आप मेहनत करें, उनके ऊपर कैसे आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरा तो ये मशवरा है पीसीबी को कि भाई ये मेंटोरों की छुट्टी करें, ये 2-2 2.5 करोड़ रुपए आप जो ना वो में डिवाइड करें लड़कों को खेलने के लिए, इनको पैसे बढ़ाएं ताकि इनके पर इनके माशी मसाइल दूर हो और 80% जो ना वो दे सकें। ऐसा ना ठेला चलाता हुआ दोपहर में आके वो क्रिकेट खेले और वापस आकर ठेला चलाए। ये जब तक जो है ना सूरत हाल हमारे यहाँ ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक हमारे यहाँ जो है ना स्टार्टअप जो है ना नहीं बनेगा। एंड आई होप कि जल्द से जल्द जो है ना पीसीबी इसके बारे में सोचे। ठीक है। अच्छा सर, आज के मैच के वाले से किसको फेवरेट देख रहे हैं आप, क्वेटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान? मेरे तो प्रेफरेंस जो है ना क्वेटा ही है। क्वेटा जीतते हुए भी आ रहा है, उनका एक टीम कॉम्बिनेशन भी जो ना बन गया, उनका मॉरल भी बहुत हाई है, उनकी क्वालिफिकेशन के भी चांसेस जो ना वो ज्यादा हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो हम पाकिस्तान वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम रिजवान, बट ही बिकम अ वेरी ऑर्डिनरी कैप्टन नाउ, तो आई प्रेफर कि क्वेटा जीते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड।